राहुल जी तो केवल एक अनपब्लिश्ड किताब लाए थे, उसके जवाब में दुबे जी 10 पब्लिश्ड किताबें उठाकर लोकसभा ले आए और एक सांसद और ट्विटर के आईटी सेलिया ट्रोल के बीच की दूरियां मिटाते हुए संसद भवन में खड़े होकर बताने लगे कि कैसे चाचा नेहरू ने एडविना के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजी। कब तक मस्त नाम पढ़ते रहोगे ऐसे बुक में? मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आपको संसद में डिजिटल मस्तराम का आनंद मिल रहा है। इस संसद के भीतर साथी सांसदों से अगर प्रधानमंत्री सेफ नहीं तो आम नागरिक तो गड्ढे में जाने के लिए पैदा हुआ है ना। आई मीन लिटरली, नॉट मेटाफरिकली। मैं तो बस इस लॉजिक के साथ अपने आप को संतोष दे ले रहा हूं कि 99 लोग तो 240 पे भारी ही पड़ते ना अगर 1-on-1 हो जाती। साफ साफ मैथ है भाई। अब तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो तो पाकिस्तान जाओ। रूसी तेल गया तेल लेने। मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप दोनों में से बहू कौन है और जेठ जी कौन है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो? माना कि जयशंकर जी की आंखों से लेजर निकलते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पीयूष गोयल जी उनसे घूंघट पल्ला करना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों। बजट सत्र चल रहा था और मैंने पूरे सप्ताह प्रतीक्षा की, पूरे डेडिकेशन के साथ, उत्साह के साथ कि जेम्स ऑफ पार्लियामेंट का नया एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन नमन रहेगा यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके कुशल नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को, सभी नेताओं को, सांसदों को और विशेष तौर पर सभापति महोदय ओम बिरला जी को कि एक दिन भी प्रॉपरली जो लोकसभा चलने दी हो। इसके साथ ही नमन रहेगा उन्हें भी जिन्हें देश ने मेजॉरिटी देकर लोकसभा में पहुंचाया। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल जी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की। क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं चुनावों से पहले, ये सब तो राहुल जी का, कांग्रेस का, इंडी वालों का एजेंडा था कि जात पात करो, तोड़ डालो। तो वो एक तरीके से मेजॉरिटी में ही है। आगे मैं वीडियो में और प्रूव करूंगा कि कैसे ये सिद्ध होता है। बाकी कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है। दादी ने संविधान में सोशलिस्ट ऐड कराया था और कांग्रेस सोच रही है कि हम भी जाते जाते कम्युनिस्ट तो ऐड करा ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और संसद के कुछ रत्नों की ओर नजर डालते हैं। थोड़े बहुत ही मिल पाए हैं, लेकिन संसद से ज्यादा इस बार सत्र के दौरान संसद के बाहर के रत्न मिल गए। भारतीय राजनीति में एक चीज बहुत कॉमन है, आत्मा और चरित्र के साथ साथ अधिकतर शक्ल सूरत के भी जो हमारे नेता होते हैं ना, बेहद कुरूप होते हैं, सीधी बात है। और मैं तो वैसे भी बदसूरत लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, ना उन पे फोकस करता हूं। तो आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन चेहरे से सुंदर एक नेत्री, एक सांसद के भाषण से वीडियो की शुरुआत करते हैं। Amid the complex global circumstances prevailing at present, sir, can you please ask him to keep quiet? Please sit down. Sir, sit down, sir. आप बोलेंगे 26 में। आपका ही रिकॉर्ड। फिर से मंत्री बनेंगे सर। आप बोलिए, आपकी रिकॉर्ड पे जा रही है बात। आप बोले। Amid the complex global circumstances, जिन्हें समझ ना आया हो उन्हें बता देता हूं। रामदास अठावले जी की बारी खत्म हो गई थी और उपसभापति जी ने उन्हें बैठने का आदेश दे दिया था। अगली बारी प्रियंका चतुर्वेदी जी की थी तो उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन अठावले जी ठहरे अठावले जी, वो बोलते ही जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे। तो प्रियंका जी ने कुछ इस अंदाज में अठावले जी को बैठने के लिए कहा। मैं जानना चाहूंगा पक्ष विपक्ष दोनों से, खासतौर प्रियंका जी की पार्टी से भी, कि इस कृत्य को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। एक चतुर्वेदी ब्राह्मण ने एक दलित नेता की आवाज दबा दी, या फिर संसद जैसे ऊंचे पटल पर पहुंचने के बाद भी एक दलित नेता को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं। इस तरह का ज्ञान तो आपको ट्विटर के गलियारों से लेके सत्ता के गलियारों तक हर जगह मिल जाएगा, जहां पर किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को उसके पूरे समाज, पूरे पंथ और कभी कभी तो उसके पूरे रिलीजन, धर्म तक से जोड़ दिया जाता है। आगे इस पे भी चर्चा करूंगा। वैसे भला हो कि यह सीन संसद में हुआ था। HD 4K कैमरास ने सब कुछ कैप्चर किया था वॉइस के साथ। यही सीन अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हुआ होता तो प्रियंका जी पे अब तक एक्ट लग चुका होता। प्रियंका जी पर तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नेताओं, मूलतः सांसदों पे एक्ट जरूर लगना चाहिए। इन्हें भी तो पता चले कि उन्हीं के बनाए तुगलकी कानूनों से जनता किस तरह डील करती है। आगे बढ़े दोस्तों तो राहुल जी एक बार फिर संसद में बुक लेकर आए। नहीं, इस बार वो वाली नहीं। उन्हें किसी ने बता दिया कि अब ज्यादा नहीं चल रहा है वो वाला, क्योंकि आप तो हाथ में लेकर के घूम रहे थे, उन्होंने माथे से लगा ली। अगली बार आप सर पे रख लोगे तो यही सब नौटंकी चलती रहेगी और जनता आप दोनों को ही गरियाती रहेगी, जो कि अभी भी कर ही रही है। तो राहुल जी इस बार एक अनपब्लिश्ड बुक लेकर के आ गए। मोर प्रिसाइजली अनपब्लिश्ड बुक के बारे में लिखा हुआ एक आर्टिकल लेकर के आ गए। इस आर्टिकल में पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी द्वारा चीन के साथ हुए विवाद को लेकर के कुछ बातें लिखी हुई थी जो सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल थी। राहुल जी ये बातें संसद में सुनाने लगे। फिर सांसदों ने संसद में वही किया जिसके लिए नेता जाने जाते। जी हां, उन्होंने वही हरकत करी, वही दिखाया
जो कि हर नेता तब दिखाता है जब जनता उसके पास मदद की मांग लेकर के जाती है, यानी कि अपनी औकात। सांसदों ने संसद को मच्छी बाजार बना दिया और एक के बाद एक 3 सत्र स्थगित करने पड़े। इससे याद आया कि सुनो बे कामकाजियों, यू ब्लडी खून पसीना बहाकर पैसा कमाने वाले मैंगो पीपल, चुपचाप अपनी औकात याद रखना और 31 मार्च तक ITR फाइल कर देना। वो तुम्हें देख रहे हैं, पाताल से भी खींच लेंगे। यशस्वी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जनता के सभी मुद्दे उठा लिए, खत्म कर डाले। जानते ही होंगे आप, जैसे कि हाशिए पे धकेला जाता सवर्ण समाज, दिल्ली का प्रदूषण, गड्ढे में गिरकर मरता मिडिल क्लास और उन्हीं गड्ढों को भरने से बचने का बहाना ढूंढने के लिए पेट्रोल की गाड़ियों को गाली देकर बिजली की गाड़ियां चलवाता एक हाईवे मंत्री। सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब जब मुद्दे खत्म हो ही गए हैं तो माननीय LOP जी ने सोचा होगा कि 6 साल पुराना चीन का मुद्दा उठाया जाए। अब जब नेता विपक्ष 6 साल पीछे गए ही थे तो ये जो 240 हैं, ये 60 साल पीछे क्यों ना जाए? वही 240 जिन्हें आपने अपने भविष्य को संवारने के लिए वोट दिया था, वही 60 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। तो राहुल जी को टक्कर देने के लिए सामने से खड़े हुए एक गरीब राज्य से लुई विटोन का स्वेटर पहनकर आने वाले मालिक के डिफेंडर प्रो मैक्स सांसद निशिकांत दुबे जी। राहुल जी तो केवल एक अनपब्लिश्ड किताब लाए थे, उसके जवाब में दुबे जी 10 पब्लिश्ड किताबें उठाकर लोकसभा ले आए और एक सांसद और ट्विटर के IT सेलिया ट्रोल के बीच की दूरियां मिटाते हुए संसद भवन में खड़े होकर बताने लगे कि कैसे चाचा नेहरू ने एडविना के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब देश को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाल दिया था। देखो, यही सब चर्चा करने के लिए तो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट के रेट से इस देश की पार्लियामेंट चलती है। कब तक आप लोग पिछड़े एरा में जिएंगे? आप बताइए मुझे, कब तक मस्त नाम पढ़ते रहोगे ऐसे बुक में? मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आपको संसद में डिजिटल मस्तराम का आनंद मिल रहा है। लगभग 6 दशक पहले मर चुके प्रधानमंत्री की रंगरेलियां, अय्याशी टू बी मोर प्रिसाइज, वो किससे आपको वर्तमान सांसद सुना रहे हैं। ऐसे ही तो भविष्य में सुपर हॉर्नी पावर बनना है भारत को। अब जब बेचारे LOP को तुमने संसद के भीतर नहीं बोलने दिया तो उन्होंने संसद के बाहर अपनी पर्सनल संसद लगा दी। चल, वहां भी वही रहा था, छीछा लेदर। तो राहुल जी ने संसद के बाहर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसा अक्सर चाय की टपरियों पर बनता है। शायद राहुल जी को लगा होगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री काम नहीं आ रही है, तो एक बार चाय वाला बन के देख लिया जाए, क्योंकि देश चाय वालों को कहां पहुंचा देता है ये तो हम जानते ही हैं। तभी वहीं से गुजर रहे थे पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिन्हें राहुल जी ने कुछ ये कह के संबोधित किया। राहुल जी का एक कमेंट, ये टिप्पणी कितनी भद्दी, कितनी घटिया थी, इस पर तो तमाम डिस्कशन हो चुके हैं। मैं सोच रहा था कि इस एक वाक्य में कितनी विडंबनाएं थी, इतनी जितने अवार्ड सभी इस्लामिक राष्ट्रों ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं दिए। सोचिए, एक कांग्रेसी किसी को गद्दार कह रहा है और जिसे कह रहा है वो बंदा भी एक पुराना कांग्रेसी है। वह कांग्रेसी जिसके दादा की नृशंस हत्या की गई थी। किसने की थी? खालिस्तानी विचारधारा के लोगों ने। खालिस्तानी विचारधारा को उस समय हवा देने वाला कौन था? भिंडरान वाला। कौन भिंडरान वाला? वही भिंडरान वाला जिसे कांग्रेस ने बनाया था। देख रहे हो, इसी को शास्त्रों में विडंबनाओं का बरमूडा ट्रायंगल कहा गया है। और अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी तो एक और लेयर चढ़ाता हूं। राहुल जी ने अपने पुराने दोस्त को गद्दार बोला, लेकिन सबसे बुरा जानते हो किसे लगा? राहुल जी के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि प्रतिद्वंदी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को। उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। कांग्रेस को छोड़ करके कितने ही लोग निकले हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। हर्षाक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक नेता घटिया नीच कमेंट मारता है और दूसरा नेता उस कमेंट को धार्मिक मोड़ देते हुए अलग ही प्रभाव में बहा देता है। लेकिन भाई, इस लॉजिक पर कोई क्या ही लड़ सकता है। अब तो मैं भी मोदी जी को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इससे समस्त मोदी समुदाय और उसके बाद हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। वैसे अब तक वीडियो में मैं राहुल जी को जो भी कुछ बोल रहा हूं, छोटा मोटा कटाक्ष, उसे कश्मीरी कौल ब्राह्मण समुदाय का अपमान माना जाए, या पारसी समुदाय का, या गांधी समुदाय का, या ईसाई समुदाय का, और इनमें से किसका अपमान भाजपा वाले ओके मानते हैं, क्योंकि वो तो राहुल पे टिप्पणी कर देते हैं ना। ये बात आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन एक और बात बता दूं, मुझे कमेंट में गाली मत देना, क्योंकि मोदी जी के लॉजिक के हिसाब से फिर वो पूरे त्यागी समुदाय और फिर हिंदू धर्म का अपमान माना जाएगा। ऐसे ही खेलते हैं, चलो।
वैसे आप मोदी जी की ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू दोनों तो लोकसभा के सदस्य हैं, तो मोदी जी ये जो ज्ञान का भाषण दे रहे थे ये राज्यसभा में क्यों दे रहे थे? क्योंकि आप जानते हो लोकसभा में क्या हुआ है मित्रों, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के परपेंडिकुलर भाई के साथ हुआ था ना, ताल ताल गोली चला रहे थे, एक तो कान के पाछे गया धाए कल के, लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो लोकसभा में कितना डर का माहौल था उसके लिए आप स्पीकर महोदय ओम बिरला जी की पहले वीडियो देखिए। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। तो बिरला जी कुछ भाजपा समर्थक और कुछ नोट में चिप ढूंढ लेने वाले मीडिया संस्थाओं के पत्रकारों की माने तो लोकसभा में एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा था जिसमें कांग्रेस या विपक्ष के कुछ लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी को हाउस के भीतर ही घेरने का प्रयास कर रहे थे। पेपर पे सब पोजीशंस मार्क की गई थी कि कौन कैसे प्रधानमंत्री जी को घेरेगा। अब संसद के भीतर किसी को घेर के क्या किया जा सकता है, ये तो राहुल गांधी जी बहुत साल पहले बता चुके हैं। इससे ज्यादा मतलब क्या कर लेते? मुझे लगता है बम मार देते, गोली मार देते। तो पहली बात तो अंदर लेके कैसे गए तुम, और दूसरी बात कि संसद के भीतर साथ ही सांसदों से अगर प्रधानमंत्री सेफ नहीं तो आम नागरिक तो गड्ढे में जाने के लिए पैदा हुआ है ना। आई मीन लिटरली नॉट मेटाफरिकली। चतुर जीव इस पे ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हमेशा बम गोली की जरूरत नहीं होती, कुछ सांसद तो खुद ही 6 पैक एब्स और ब्लैक बेल्ट वाले होते हैं, क्या पता वो सामने वाले पार्टी के नेता को कूट देते। इस व्याख्या को भी यदि लॉजिकली देखा जाए तो लोकतंत्र के मुंह पर यह कितना बड़ा खखार वाला बलगम वाला थूक साबित होती है, ये सुनिए। भाई लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो मेजॉरिटी यानी कि 50% से ज्यादा होगा वो पावरफुल माना जाएगा और वो राज करेगा। लेकिन यदि मेजॉरिटी वाला यानी कि पावरफुल वाला ही कमजोर वाले से डर रहा है, संसद नहीं आ रहा है, तो क्या वो राज करने के काबिल भी है? चलो इन सब बड़ी बड़ी बातों पर नहीं जाते भाई, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं तो बस इस लॉजिक के साथ अपने आप को संतोष दे ले रहा हूं कि 99 लोग तो 240 पे भारी ही पड़ते ना अगर 1 on 1 हो जाती। साफ साफ मैथ है भाई। अब तुम इतना भी नहीं समझ सकते हो तो पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान और विदेश नीति से याद आया, अब भाई संसद तो आप लोगों ने ठीक से चलने नहीं दी, तो संसद के बाहर से ही कुछ माल मसाला लाया। तो हाल ही में भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर के चिल्लम चिल्ली चल रही थी, जिसके बीच पत्रकारों ने जयशंकर जी से पूछा कि भाई ये जो $500 बिलियन और मूल रूप से रूस से तेल न खरीदने की शर्त है, इस पर थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। इसमें जयशंकर जी बोले कि यह मामला पीयूष गोयल जी यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्रालय का है, उनसे पूछा जाए। जब यह सवाल पीयूष जी से पूछा गया तो पीयूष जी बोले यह मामला MEA यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय का है, उनसे पूछा जाए। ऐसा है, रूसी तेल गया तेल लेने। मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप दोनों में से बहू कौन है और जेठ जी कौन है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। माना कि जयशंकर जी की आंखों से लेजर निकलते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पीयूष गोयल जी उनसे घूंघट पल्ला करना शुरू कर दें। अरे इसी कुप्रथा से तो देश को बाहर लाना है। आपकी पार्टी जाति समीकरणों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलते खेलते खुद हिंदूवादी अंबेडकरवादी के बीच पेंडुलम बन के रह गई है। अब इसका मतलब यह है कि आप सवाल पूछने वाली जनता को, पत्रकारों को भी वही पेंडुलम बना दोगे। बाकी रही बात इस मुद्दे की, तो मैं इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक सलाह नागरिक के तौर पे सरकार को जरूर दूंगा कि रूस से खरीदो या मत खरीदो, लेकिन किसी भी देश से सस्ता तेल जरूर खरीद लो। नहीं, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, कारखाने चलते रहेंगे, उनके लिए नहीं। ये जिस लेवल पे सरकार मिडिल क्लास की और खास तौर पे सवर्णों की लेने में लगी हुई है ना, तेल या किसी ना किसी लुब्रिकेंट की जरूरत तो पड़ेगी।